देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 13 जो आएगा वो आएगा एक्सप्लेनेशन द फॉलोइंग स्टैंजाज विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अर्थात आपको स्टैंजा दी जाएगी, दो स्टैंजा आएंगे उसमें, अथवा में एक और स्टैंजा आएगी। उन स्टैंजाओं को आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना है। और ये क्वेश्चन आएगा आपके 6 नंबर का आएगा, 13वें नंबर का प्रश्न आएगा। तो देखो इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको करनी है। मैं पहले स्टैंजा को समझा देता हूँ। आंट जेनिफर से टाइगर से फ्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। लेखिका है एड्रिन रिच। वो हमें बता रही है कि जो आंट जेनिफर्स हैं वह पर्दे पर बागों को बना रही है। और आंट जेनिफर्स ने जो बाग बनाए हैं एक स्क्रीन पर, एक पर्दे पर, वे बाग फ्रांस में होता उछलना कूदना, वे उछलते कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात आंट जेनिफर्स के द्वारा जो बाग बनाए गए हैं वे एक पर्दे पर बनाए गए हैं और वे बाग उछलते कूदते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है पर्दे पर कि वो बाग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। किसके समान? ब्राइट टोपाज डेनिजेज ऑफ ए वर्ड ऑफ द ग्रीन। बिल्कुल उसी के समान। ब्राइट बोला जाता है चमकीला, टोपाज बोला जाता है पुखराज और डेनिजेज बोला जाता है निवासी। बिल्कुल उसी के समान वो बाग गति करते उछलते कूदते दिखाई दे रहे हैं। एक चमकीले पुखराज के समान जो निवासी है, काका ग्रीन वर्ड, हरे भरे संसार का निवासी है, उसके समान वह बाग भी गति करते हुए उछलते कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। They do not fear the man beneath the tree. They means वे कौन? बाग। fear मतलब होता है डरना, not मतलब होता है नहीं, man मतलब होता है लोगों से, और beneath the trees, beneath मतलब होता है के नीचे, tree मतलब होता है वृक्ष। और वे जो बाग हैं आंट जेनिफर्स के, वे उन वृक्षों के नीचे जो व्यक्ति खड़े हुए हैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। फियर मतलब होता है भयभीत होना है, डरना, नॉट मतलब होता है नहीं। अर्थात आंट जेनिफर्स के द्वारा जो बाग बनाए गए हैं वे उन वृक्षों के नीचे जो व्यक्ति हैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। दे पीस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी। वे बाग, पीस बोला जाता है गति करना, स्लीक बोला जाता है आकर्षक तरीके से, शिवालिक बोला जाता है शौर्यपूर्ण, और सर्टेनिटी बोला जाता है निश्चितता के साथ है। वे बाग निश्चितता के साथ शौर्यपूर्ण तरीके से, आकर्षक पूर्ण तरीके से गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात आंट जेनिफर्स के द्वारा जो बाग बनाए गए हैं वे निश्चितता के साथ शौर्यपूर्ण तरीके से, शौर्यपूर्ण तरीके में होता है निडरता के साथ, आकर्षक तरीके से गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टैंजा का हिंदी ट्रांसलेशन था। अब आंसर जो करेंगे हम वो करेंगे आंसर नंबर 13 ऐसे आपको लिखना है। और आंसर नंबर 13 लिखने के बाद में आपको इस स्टैंजा के स्टार्टिंग के वर्ड जैसे आंट जेनिफर्स लिख दिया मैंने, फिर डॉट 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 लगा दिया, और शिवालिक सर्टेनिटी ये लास्ट लाइन है स्टैंजा की, उनको लिख देंगे। अर्थात यहां से लेकर के यहां तक का हम इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है रेफरेंस। रेफरेंस में क्या आएगा? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर टाइगर। अर्थात ये जो स्टैंजा है ये किस में से ली गई है? आंट जेनिफर टाइगर जो पोएम है उसमें से ली गई है। इट वाज कंपोज्ड बाय एड्रिन रिच, और इसका जो राइटर है, इसका जो लेखक है वो एड्रिन रिच है। अर्थात रेफरेंस में हमें केवल पोएम का नाम और राइटर का नाम लिखना है। तो ये लाइन है आंट जेनिफर से टाइगर, उसमें से ली गई उस पोएम में से, और इसकी जो लेखिका है एड्रिन रिच है। और सेकंड पॉइंट आपका जो आएगा वो आएगा कॉन्टेक्स्ट है। अर्थात इस पोएम का मूल भाव क्या है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो एन दीज लाइन्स द पोएटेज टेल अस, इन लाइनों में कवित्री हमें बताना चाहती है, कहना चाहती है दैट की सी डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग मतलब होता है वर्णन करना, द टाइगर से उन बाघों का, बाय आंट जेनिफर से, मेड बाय आंट जेनिफर से आएगा, मेड बाय आंट जेनिफर से, जो आंट जेनिफर के द्वारा क्या किए गए, बनाए गए हैं। इन पैनल कहां पर? पर्दे के ऊपर। अर्थात इन लाइनों में लेखिका हमें बताना चाहती है कि जो वह वर्णन करते हुए बता रही है कि आंट जेनिफर के द्वारा जो बाग बनाए गए हैं एक पर्दे के ऊपर, उसमें उसका इनमें वर्णन किया गया है। सी हैड पास थ्रू इन लाइफ, वह अपने जीवन को के बीच की जो परिस्थिति है, किस कैसी परिस्थिति है? डिफिकल्ट सिचुएशन,
जो कठिन परिस्थिति है उसके बारे में इस स्टैंजा में बताया गया है, इस पोएम में बताया गया है कि जो लेखिका की जो शादी से अनहैप्पी है, अप्रसन्न हो जाती है, उसकी जो डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, परिस्थिति होती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और तीसरा पॉइंट हमारा जो आता है वो एक्सप्लेनेशन का आता है, अर्थात हमें इसकी क्या करनी होती है, व्याख्या करनी होती है। ये जो स्टैंजा दी गई है, जैसे 4 लाइन इसमें दी गई है, तो आपको 6, 7, 8 लाइन तक इसकी व्याख्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करना है। तो पहला पॉइंट आ जाता है आपका रेफरेंस का, सेकंड पॉइंट आ जाता है कॉन्टेक्स्ट का, तीसरा पॉइंट आ जाता है एक्सप्लेनेशन का। आपको बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में करना है। आंसर नंबर 13 लिख देना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 आएगा तो आंसर नंबर 13 है, और उस पोएम के स्टार्टिंग के वर्ड ले लेने हैं, फिर ब्लैंक कर देना है, फिर लास्ट के वर्ड ले लेने हैं, और इस हिसाब से इससे पता चल जाता है कि इसका यहां से यहां तक है। रेफरेंस में पॉइंट का नाम जो लिखते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है, उसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है, जो स्पष्ट पता चल जाएगा हाँ भाई ये इस पॉइंट में से ली गई है। और जो राइटर का नाम है वो भी यहाँ पे अंडरलाइन कर दें और इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें, जिससे कि पता चल जाए कि इसका ये राइटर का नाम है। आगे बात समझ में, रेफरेंस लेके इसके नीचे अंडरलाइन करें, कॉन्टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करें और एक्सप्लेनेशन के नीचे अंडरलाइन करें, और ब्लैंक के साथ आराम से गैप दे करके स्पष्ट रूप से साफ सुथरे तरीके से लिखें, जिससे कि 6 नंबर का प्रश्न है तो 6 में से 6 आपके प्राप्त हो जाए।